गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एट्थ चैप्टर में जो डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म हम पढ़ रहे थे वो लास्ट उसमें आ गए हैं। 7-8 गुण मैंने बता दिए थे, 2 गुण और बचे हैं आपके, 2-3 गुण उनको और बता देता हूँ, जो कि छोटे छोटे से गुण हैं इनके डी ब्लॉक के तत्वों के। सबसे 8वां गुण है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशी यौगिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के जो जालक हैं, डी ब्लॉक की धातुओं के जालकों में रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। जो जालक ये बनाते हैं उन जालकों में रिक्त स्थान रहते हैं। जैसे ये जालक का निर्माण हुआ एक, अब जालक ये धातु आयन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इन धातु धनायनों के बीच में जो स्थान बच गए उन स्थानों को ही अपन क्या बोलते हैं? अंतराकाश। उन्हें क्या बोलते हैं? अंतराकाश। तो इन अंतराकाश में छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणु या ऑक्सीजन के परमाणु आकर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक कहते क्या हैं कि जो डी ब्लॉक की धातुएं रहती हैं, डी ब्लॉक की धातुओं के जालकों के मध्य स्थान पाया जाता है, जालकों में रिक्त स्थान पाया जाता है। उस रिक्त स्थान में या उस रिक्त स्थान को अपन क्या बोलते हैं? अंतराकाश। उस रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है? अंतराकाश। इस अंतराकाश में छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि आकर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आदि आकर क्या कर लेते हैं? स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों को क्या बोला जाता है? अंतराकाशी यौगिक। तो डी ब्लॉक की धातुओं के जालकों में रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अंतराकाश कहते हैं। यदि इस अंतराकाश में छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि आ जाएं तो प्राप्त यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। ठीक है भाई। अब अंतराकाशी जो यौगिक होते हैं ये धातुओं की तुलना में क्या होते हैं? अधिक कठोर होते हैं। अंतराकाशी यौगिक ये धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं
ये धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं और इनका गलनांक भी धातुओं से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट धातुओं से अधिक हो जाता है, धातुओं से अधिक हो जाता है। ठीक है भाई। और ये कुछ धातुओं के गुण खो भी देते हैं, जैसे अंतरकाशी यौगिक होते हैं, इनमें तन्यता या आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता या आघात वर्धनीयता का गुण उपस्थित नहीं होता। इनमें तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, तो कुछ गुण खो भी देते हैं। कुछ गुणों में, धातुओं के गुणों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कठोरता, धातु कठोर होती है लेकिन अंतराकाशी यौगिक और अधिक कठोर होते हैं, और इस कारण से इनके गलनांक भी धातुओं से क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। दूसरा चीज, इनमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है भाई, ये आपके अंतराकाशी यौगिक हो गए। इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण, धातुओं से इन परमाणु को TiC टाइटेनियम कार्बाइड, Mn3H मैग्नीज हाइड्राइड, Fe3H आयरन हाइड्राइड या Fe+C, ये इस्पात है, FeC भी लिख सकते हैं इसको, एक तरह से इस्पात है। ठीक है ना। ये आपके अंतराकाशी यौगिकों के एग्जाम्पल हो गए। अंतराकाशी यौगिक क्या है, डी ब्लॉक की धातुओं के जालकों के मध्य जो स्थान पाया जाता है उस स्थान को अंतराकाश कहते हैं, और उस अंतराकाश में अगर छोटे आकार के परमाणु आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं धातुओं परमाणुओं के साथ, तो प्राप्त यौगिकों को अपन बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक हैं जो धातुओं के कठोरता को बढ़ा देते हैं, उनके गलनांक को बढ़ा देते हैं, लेकिन इससे कुछ गुण खो भी जाते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण खो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब दूसरा वो देखते हैं। दूसरा अगला गुण आता है 10वां, मिश्र धातु या मिश्रातु का गुण, अलॉय का गुण। देखो, डी ब्लॉक की धातुओं का आकार लगभग समान होता है। डी ब्लॉक के धातुओं के आपने देखा 3D श्रेणी में आकार में परिवर्तन कोई खास नहीं हुआ था, तो डी ब्लॉक की धातुओं का आकार समान होता है, धातुओं का आकार समान होता है। अतः एक धातु के जालक में दूसरा धातु आसानी से स्थान ग्रहण कर लेता है।
एक धातु के जालक में दूसरा धातु परमाणु जो आसानी से स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और इसलिए डी ब्लॉक की धातुओं से मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु है क्या, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण ही क्या है, मिश्र धातु है। तो धातुओं का आकार समान होता है, इसलिए एक धातु के जालक में दूसरी धातु का परमाणु आसानी से स्थान ग्रहण कर लेता है और मिश्र धातु बनाता है। ठीक है भाई, ये तो हो गया मिश्र धातु। इनके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो पहला उदाहरण पीतल में कॉपर प्लस जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेनलेस स्टील, ये आयरन, कोबाल्ट और निकेल का मिश्रण। तीसरा देखें तो अपन क्रोम स्टील, क्रोमियम और आयरन का। आयरन के साथ क्रोमियम को मिला देते हैं, जैसे जंग नहीं लगती इस पे जल्दी से। टंगस्टन स्टील, आयरन के साथ टंगस्टन को मिला दिया वुल्फ्रेडियम। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है भाई, यहां ये आपके डी ब्लॉक के जो तत्वों के गुण है वो लगभग समाप्त हो गए हैं। एक एक्स्ट्रा गुण है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। डी ब्लॉक की धातुओं में से इलेक्ट्रोड विभव के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे, उसको और देख लेते हैं लास्ट, फिर ये गुण समाप्त हो जाएंगे आपके और एफ ब्लॉक शुरू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। धातु डी ब्लॉक की धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मानों की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तो याद है ना आपको, 11वीं क्लास में भी पढ़ा था। किसी धातु से धातु धनायन बनाने में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वही क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है ना, जैसे कॉपर से कॉपर +2 आयन बन रहा है, तो इसके कारण दोनों में विभव उत्पन्न हो जाएगा, एक तरफ धनावेश आ जाएगा, एक तरफ ऋणावेश। तो वो जो विभव का मान है वही वो क्या होता है, उस इलेक्ट्रोड का विभव होता है। पर यहां पर कैसे करते हैं, किसी धातु से एक धातु से जल योजित धनायन बनाने की प्रक्रिया में 3 प्रकार की ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है। प्रक्रिया में 3 प्रकार की ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है।
तीन प्रकार की ऊर्जाओं का परिवर्तन कैसे होगा? देखो, आपको धातु मिलेगा। धातु क्या होता है? ठोस, सॉलिड। तो उस धातु को सबसे पहले तो हमको गैसीय अवस्था में बदलना पड़ेगा, मतलब गैसीय परमाणु में बदलना पड़ेगा। तो ठोस को गैस में बदलने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, पहली ऊर्जा तो ये हो गई, इसको अपन सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, ऐसी से लिख देंगे। ठीक है भाई। दूसरे प्रकार की ऊर्जा होती है जब आपको गैसीय अवस्था में परमाणु मिल गया है, धातु परमाणु मिल गया है, तो उसको आप क्या करोगे? धातु परमाणु में से धनायन बनाओगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो दूसरी जो ऊर्जा है वो कौन सी चाहिए? आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए। और तीसरी ऊर्जा होती है, आप धातु परमाणु को जल में घोल रहे हो, जल में आयन प्राप्त कर रहे हो, तो जब जल में घोलते हैं तो कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? जल योजन ऊर्जा। तो तीसरी जो है वो कौन सी ऊर्जा है? जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, जिसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ये अब इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग होता है, तीनों ऊर्जाओं का योग वो कैसा होता है? तीन ऊर्जाओं के योग से जो ऊर्जा परिवर्तन आएगा वो ही इलेक्ट्रॉन विभव के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कोई परमाणु लोगे आप, धातु परमाणु N, ये सॉलिड अवस्था में, इसको आप सब्लिमेशन एनर्जी दोगे। पॉजिटिव चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि एनर्जी आप दे रहे हो, अवशोषित कर रहा है ये। तो ये किसमें बदल जाएगा? गैसीय परमाणु। और इस गैसीय परमाणु को आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो ये किसमें बदल जाएगा? धनायन में। किसमें बदल जाएगा? धनायन में। और इसको आप जल में घोलोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी ये रिलीज होती है। किसी जब उसको घोलते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। H2 में घोलोगे इसको। ठीक है भाई। तो ये आपके धातु धनायन प्राप्त होता है फिर आपको लिक्विड फॉर्म में, एक्वस AQ। तो यहां पर तीन काम हुए। देखो, ये ऊर्जा दी, ये भी ऊर्जा दी, लेकिन ये ऊर्जा मुक्त हुई। तो ये दोनों तो का मान तो किस में रहेगा? धनात्मक, क्योंकि आप दे रहे हो, और ये ऋणात्मक रहेगा। तो टोटल ऊर्जा एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा HT बराबर SE प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। अब देखिए, अगर आपके, यदि इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लेना, डेल्टा HT टोटल एंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। तब तो आपका आयन विलयन में स्थायी नहीं होगा। तो आयन विलयन में स्थायी नहीं होगा। मतलब कि जल योजन ऊर्जा का मान कम है और उससे ज्यादा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और किसका है? आयनन ऊर्जा का। मतलब ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ रही है और मुक्त ऊर्जा कम है, तो वो आयन जल में स्थायी नहीं होगा। और अगर डेल्टा HT का मान नेगेटिव है तो आयन स्थायी होगा। तो आयन क्या होगा? स्थायी होगा विलयन में। ठीक है। और ये कुल ऊर्जा जो परिवर्तन है, यही इलेक्ट्रोड विभव के क्या होता है? बराबर होता है। मानक
इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की क्या होता है, बराबर। एक तो ये दोनों चीज याद रखनी है आपको, और क्या याद रखना है, डेल्टा एच टी इज इक्वल टू अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है भाई, ये आपके किसके बारे में हो गया, धातु से धनायन, जल योजित धनायन प्राप्त करने के बारे में हो गया। किसी धातु से जल योजित धनायन प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा। इन तीनों के योग ही वो क्या है, कुल ऊर्जा परिवर्तन या एंथैल्पी में परिवर्तन। और एंथैल्पी में परिवर्तन अगर पॉजिटिव है तो आयन विलयन में स्थायी नहीं होगा, और अगर नेगेटिव है तो आयन स्थायी होगा। और यही एंथैल्पी में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आपके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन, इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर अपना ये डी ब्लॉक तत्व समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपन एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से। मिटा दो भाई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे अब अपन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि 3D श्रेणी में एकमात्र कॉपर आयन का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, 3D श्रेणी में एकमात्र कॉपर आयन का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक पाया जाता है, धनात्मक पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका, तो इसका रीजन क्या है, देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, ऑर्गन 3d10 4s1। तो ये जो बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है ये तो आसानी से निकल जाता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्लस आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d10, 4s में तो 0 हो गए, 4s में क्या हो गए, 0 हो गए। अब देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायी पूर्ण भरे हुए D10 विन्यास में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इस कारण से इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ गया है। ठीक है ना, कॉपर आयन से, या कॉपर का दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो स्थायी पूर्ण भरे हुए D10 विन्यास में से निकलता है, जिसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और आयनन विभव के उच्च मान के कारण ही कॉपर +2 का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि स्थायी पूर्ण भरे D10 विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। अतः आयनन विभव के उच्च मान के कारण ही आयनन विभव के उच्च मान के कारण एनोड अपचयन, मतलब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि स्कैंडियम +2 से स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन में अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च ऋणात्मक क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्कैंडियम +2 से स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन में अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च ऋणात्मक क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है। देखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ऑर्गन 3d1 4s2, ठीक है। स्कैंडियम +2 का क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d1 4s0, और स्कैंडियम +3 का ऑर्गन। तो बात कल भी मैंने बताया था, कल या परसों जब अपन ने आयनन विभव पढ़ा था उस टाइम पे, कि यहां पर तो देखो इस भातम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्कैंडियम +2 में से यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो रहा है, स्थायी अक्रिय गैस विन्यास। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली निकालकर किस में बदलना चाहेगा, स्कैंडियम +3 में। स्कैंडियम +2 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर तुरंत स्कैंडियम +3 में बदलना चाहेगा, क्योंकि इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो रहा है। तो ये तो खुद ही चाहता है ना, तो यहां पर तो बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी अपन को, हल्की सी ऊर्जा पाते ही 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तुरंत। तो आयनन विभव का मान बहुत कम है, इसलिए आपके जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। धनात्मक के स्थान पर क्या रहेगा, ऋणात्मक, क्योंकि आयनन विभव का मान बहुत कम है, तो जलयोजन ऊर्जा अधिक हो जाएगी। यहां पर आयनन विभव का मान उच्च था, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या आ गया था, धनात्मक, यहां क्या है, ऋणात्मक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है Mn+3 आयन विलयन में, जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता, क्यों। Mn+3 आयन जलीय विलयन में Mn+2 की अपेक्षा कम स्थायी होता है, क्यों। या इसको यूं भी कह सकते हैं
ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि Mn+2 से Mn+3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है। क्यों? आपको पता है जब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होगा तो विलयन स्थायी नहीं होगा, विलयन स्थायी नहीं होता। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि Mn+3 आयन विलयन में कम स्थायी है Mn+2 की अपेक्षा। तो इसका कारण क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। Mn 25वें नंबर का तत्व है, ऑर्गन 3d5 4s2। Mn+2 में इजीली बदल जाएगा, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं S से, तो ये 3d5। अब Mn+2 से जब Mn+3 में बदलते हैं तो D5 अर्धपूरित स्थायी विन्यास रहता है। D5 कैसा है? अर्धपूरित स्थायी विन्यास। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए D5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और आयनन विभव बढ़ेगा तो आपके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कैसा रह जाएगा? धनात्मक। और धनात्मक होने के कारण यहां से आप 3d4 करोगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अर्धपूरित कक्षकों में से अर्धपूरित स्थायी, जो अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व रहता है वो अधिक रहता है सामान्य अन्य विन्यासों की तुलना में, अर्धपूरित और पूर्णपूरित का। तो D5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, बहुत अधिक ऊर्जा। इस कारण से आयनन विभव के मान क्या हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कैसा हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। इस कारण से ये Mn+3 आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है। यहां पर कम ऊर्जा की आवश्यकता है, कम ऊर्जा चाहिए, लेकिन यहां ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ये अवस्था तो तुरंत प्राप्त हो जाती है Mn+2 वाली तो, लेकिन इसमें क्या आता है? बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, इसलिए ये स्थायी नहीं है। इसके बाद इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो Mn+3 आयन है वो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। क्यों? Mn+3 आयन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? इसी से क्वेश्चन निकलेगा यहां से। Mn+3 आयन ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, क्यों? तो देखो रीजन यहीं से निकलेगा। Mn+3 आयन, जो Mn+2 आयन है, Mn+2 आयन का तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, Mn+2 आयन का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मतलब ये स्थायी है, अतः स्थायी है ये। जिसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा वो स्थायी होता है विलयन में। और Mn+3 इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? धनात्मक। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा है ऊपर ही, क्योंकि बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए यहां पर, अतः ये अस्थायी है। तो Mn+3 आयन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इजीली ग्रहण कर लेता है और Mn+2 में बदल जाता है। ये अस्थायी है और ये वाला क्या है? स्थायी है। तो प्रत्येक परमाणु या आयन अपने स्थायित्व वाली अवस्था में जाना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय क्या है? ग्रहण करना ज्यादा अच्छा समझता है, जिससे कि इसको स्थायित्व प्राप्त हो जाए, D5 विन्यास मिल जाए। भाई यहां पर D4 विन्यास है, Mn+3 में कैसा है? D4 विन्यास, और Mn+2 में क्या है? D5 विन्यास। तो D5 विन्यास प्राप्त करना चाहेगा ना वो D3 के बजाय, इसलिए इजीली एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा? Mn+2 में। तो यहां पर अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है? Mn+3 आयन का अपचयन हो रहा है,
अब जिसका अपचयन होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। इसलिए आपका जो Mn+3 आयन है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये आपके जो इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड क्वेश्चन थे 4-5 वो मैंने आपको बता दिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज अपन का डी ब्लॉक तत्व के गुणधर्म पूरी तरह से समाप्त हो गए। अगली क्लास में अपन एफ ब्लॉक तत्वों का इंट्रोडक्शन करेंगे, एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे।